मैं फिर आ गई हूँ, लेकिन पिज़्ज़ा मार्ट नहीं बल्कि जावास्क्रिप्ट एसेंशियल्स दैट यू नीड टू नो टू बिगिन योर रिएक्ट जर्नी। आज हम जावास्क्रिप्ट एसेंशियल्स की बात करेंगे। कंप्लीट जावास्क्रिप्ट नहीं होगी, बल्कि ये वो कॉन्सेप्ट्स होंगे जावास्क्रिप्ट के जो आगे जाके आपको रिएक्ट में काम आएंगे। ऑफ कोर्स जावास्क्रिप्ट के लिए एक अलग सेशन होना चाहिए जो कि मैं आप लोग के लिए फ्यूचर में बना के अपलोड कर दूंगी रिएक्ट के साथ साथ, ताकि आपको उसमें मजीद हेल्प मिल सके। जब हम कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, सबसे पहले आपको वेरिएबल असाइनमेंट आनी चाहिए और फिर उसकी वैल्यू को कैसे प्रिंट करवाना है, तो वो हम देखेंगे। वेरिएबल्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं, फंक्शंस क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स किस लिए होते हैं, इवेंट्स में आप लोग क्या करोगे, कॉल बैक्स क्या हैं और प्रोमिसेस क्या हैं। ये वो प्रोमिसेस नहीं है जो आप एक दूसरे से करके तोड़ देते हैं, बल्कि ये जावा स्क्रिप्ट के अपने प्रोमिसेस हैं जो हम आज देखेंगे। उसी डायरेक्टरी में जहाँ पे मैंने रिएक्ट का फोल्डर बनाया था, वहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना रही हूँ जावास्क्रिप्ट के नेम से, ताकि आप लोग को और मुझे आसानी हो कोड करने के लिए। अब मैं इसको खोल लूँगी विजुअल स्टूडियो कोड में, ताकि अब जितना भी मेरा काम हो वो कोड में ही हो और मुझे बार बार कोड खोलने की ज़रूरत ना पड़े। विजुअल स्टूडियो पे जावास्क्रिप्ट वाला फोल्डर मैंने खोल दिया है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी एक index.html की फ़ाइल बनाऊँगी जिस पे मैं सारा काम करूँगी। ठीक है, index.html की बात कर ली और यहाँ पे मैं एक बॉयलर कोड लिख दूँगी एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के, ताकि जो जो काम करना है हम वो यहाँ करेंगे। अब बॉयलर कोड अगर किसी को नहीं पता कि बॉयलर क्या होता है, तो एक कोड का सेक्शन ऑफ द कोड जो आप मल्टीपल प्लेसेस में आप रिपीट करोगे, जिसमें थोड़ी सी वेरिएशन होगी या वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो जब आपको ऑटोमेटिकली इतनी सारी बिल्ट इन चीज़ें मिलती हैं, तो आपको खुद टाइप करने की क्या ज़रूरत है। तो हेड में आपके पास ये देख रहे हो कि आपके पास उन्होंने चार्ट दिया हुआ है। अब आपको अपना स्क्रिप्ट लिखना है, तो स्क्रिप्ट हमारा हेड में ही आएगा। अब हमने कहा है कि हम इसमें हेड में काम कर रहे हैं, तो हेड में टाइटल के बिल्कुल नीचे आप अपना एक स्क्रिप्ट का टैग ऐड कर दो। ठीक है, और स्क्रिप्ट में हम कुछ भी आपने जो भी आपने अपना कोड लिखना है, अब हमने सारा ज़्यादा स्क्रिप्ट के अंदर ही लिखना है। तो सबसे पहले हमने जहाँ पे वेरिएबल की बात की, वेरिएबल असाइनमेंट की बात की, तो हम कर लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, और हम कंसोल में उसको प्रिंट भी कराना चाहते हैं। console.log आप यूज़ करोगे जितने भी आपने चीज़ें प्रिंट करानी है, तो उसमें आपने क्या चाहिए, आपने प्रिंट में ए को प्रिंट कराना है, तो इसको सेव कर दोगे। और फिर हमने एक एक्सटेंशन देखी थी कि लाइव सर्वर के साथ आपने जो विजुअल स्टूडियो में हमने पुरानी वीडियोस में डाली थी कि इंस्टॉलेशन, वो हमने यूज़ करनी है। अगर आपने अभी भी डाली तो आप अपनी एक्सटेंशन डाल लें। इसकी हमारी नंबर 1 जो लेसन था वो एक्सटेंशन भी था। तो अब हम इसको ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। ठीक है, लाइव सर्वर पे ओपन हो रहा है। पता चला कि लाइव सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रहा है, लाइव सर्वर पे शो हो रहा है। जब हम उसको दोबारा से करते हैं ना ओपन विद लाइव सर्वर, तो यहाँ पे तो वो पोर्ट पे चल रहा है, लेकिन हमने उसको कुछ दिया ही नहीं है, बॉडी में कुछ लिखा ही नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा। वापस से अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाएंगे और बॉडी में हम कुछ भी लिख देंगे, लर्न रिएक्ट विद मी। यहाँ पे हम जावा स्क्रिप्ट कर रहे हैं, तो हम कर लेंगे लर्न जावा स्क्रिप्ट विद मी। सेव करेंगे, दोबारा से अपने ब्राउजर पे जाएंगे, वो हमें यहाँ पे दे रहा है। तो ये हमारे लाइव सर्वर पे हमारा जो कोड था, हमारा जो चंक था, जो हमने बॉडी और हेड में डाला है स्क्रिप्ट के थ्रू, वो रन कर रहा है। अब हम इसको जो हमने वेरिएबल है हम उसको स्ट्रिंग टाइप दे सकते हैं। लेट अगर हमने 10 दिया था, हम उसको कह देते हैं कि दिस इज माला। हम उसको दोबारा सेव करेंगे और दोबारा अपने सर्वर पे देखेंगे। और इस चीज़ को अगर हम इंस्पेक्ट में चले जाएं, तो वो कंसोल में दिस इज माला मुझे दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको कहा है कि मेरे पास जो ए में है चीज़, उसको आपने प्रिंट करानी है। तो ए का जो हमने वैल्यू मिल गई है वो दिस इज माला हमें मिल गई है। इसके बाद जो हम चीज़ देखेंगे वो है कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स बनाने के 3 तरीके कौन से हैं। एक जो हम बात कर लेते हैं, यहाँ लेट्स सपोज इधर ही लिख लेते हैं,
वेरिएबल है, ठीक है, ये क्योंकि वेरिएबल आपके पास हो गया, आपके पास आ गया लेट, आ गया आपके पास आ गया कॉन्स्ट। ये तीन वेरिएबल्स हैं जो हम बहुत ज़्यादा आगे यूज़ करने वाले हैं। और अब हम इन तीनों वेरिएबल टाइप्स को अलग अलग देख लेते हैं। इसको पहले स्क्रिप्ट से इन कमेंट्स को निकाल के आप यहीं पे लिख दो, ठीक है। और अब सबसे पहले आप देखते हो कि अब वेरिएबल है, लेट की बात हमने ऊपर पहले की थी, हम उसको अभी भी देखते हैं कि वो क्या है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कि वेरिएबल ए इज इक्वल टू, पहले हम नंबर एक देख लेते हैं, कैरेक्टर, ठीक है, 1 होगा, वो आपको यहाँ पे 1 दिखा देगा। इसी तरह आप यहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रिंग टाइप भी देख सकते हो, दिस इज माला जो हम पहले यूज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे आप दिस इज माला भी वैल्यू शो कराना है। आई होप आपको यहाँ तक प्रिंटिंग और वेरिएबल असाइनमेंट की समझ आ गई कि मैंने एक वेरिएबल ए बनाया है, ठीक है, उसमें एक स्ट्रिंग टाइप पास असाइन की है और फिर मैं उसको प्रिंट करने को कह रही हूँ कि ए की जो भी वैल्यू है मुझे प्रिंट करके दे दो। इसी तरह अगर मैं एक और वेरिएबल लिखूं, वेरिएबल ए, ठीक है, तो एक ऑलरेडी ए मैंने वेरिएबल बनाया है, उसको असाइन किया, अगर मैं उसको 1 की वैल्यू दे दूँ तो ये मुझे एरर नहीं देगा, ठीक है, वो मुझे वैल्यू दे रहा है कोई ना कोई, जो भी उसकी सेकेंड नंबर में वैल्यू है, इसको सबके एरर देना चाहिए। ऑब्वियसली एक वैल्यू आपने, एक वेरिएबल आपने 2 दफ़ा यूज़ किया है, 2 दफ़ा असाइन किया है, 2 दफ़ा डिक्लेयर किया है, तो उसको एरर देना चाहिए। ये अब वेरिएबल अगर आप यूज़ करोगे आपको एरर नहीं देगा, लेकिन अगर आप लेट यूज़ करोगे वेरिएबल की जगह, पहले हम लेट को देख लेते हैं कि वो हमें काम कैसे करेगा। लेट ए इज इक्वल टू दिस इज माला, जो मैंने स्ट्रिंग पास की है और उसकी वैल्यू देखूं, वो मुझे दिस इज माला देखना है। इसी तरह ये करेक्टर भी शो करा देगा, लेकिन हमने वेरिएबल और लेट का डिफरेंस देखना है। अब मैंने एक दफा लेट को ए को लेट किया है, अब मैं अगर दोबारा से ए को लेट करूंगी और एक करेक्टर दे दूं या कोई भी टाइप दे दूं, ठीक है, यहाँ पे तो विजुअल स्टूडियो में मुझे बता रहा है कि क्या है, ऑब्वियसली वो जाके मुझे लाइव सर्वर भी बताएगा कि ए ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। तो आपकी जो ES6 जो है वो ये कहती है कि आपको एरर आना चाहिए। तो वेरिएबल जो है अगर आप यूज करो वार, वो हमें एरर नहीं देगा, तो आपको विजुअल स्टूडियो कोड भी बता रहा है कि 2 दफा आपने ए डिक्लेयर कर दिया है, उसको असाइन कर रहे हो, इनिशियलाइज कर रहे हो, तो वो एरर आपको दे देगा, ठीक है। ये आपका वेरिएबल और लेट का डिफरेंस है, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा लेट यूज करें, वेरिएबल यूज ना करें, ठीक है। ये वाली बातें हमने कर ली। अब जो है हम पीछे रह गया है कांस्टेंट, उसको डिस्कस कर लेते हैं। कांस्टेंट में अगर आप इसके नेम पे जाओ, लिटरल मीनिंग पे जाओ कि कांस्टेंट क्या होता है, कि एक ऐसी वैल्यू जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो जब आप जावास्क्रिप्ट में बात कर रहे हो तो कांस्टेंट एक ऐसा कीवर्ड है that is used to declare a variable, और वो रीअसाइंड नहीं हो सकता एक न्यू वैल्यू के अगेंस्ट। जैसे आपके पास पाई की वैल्यू होती है 3.1416 वट एवर सो ऑन, तो आपने एक दफा डिक्लेयर कर देती है की है, वो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ कांस्टेंट a इज इक्वल टू 30, ठीक है, और कंसोल में भी उसको कह दूँ कंसोल डॉट लॉग ऑफ a, ठीक है, मुझे प्रिंट करके दिखाओ, तो वो मुझे दिखाएगा कि यहाँ पे 30 है। लेकिन अगर मैं कांस्टेंट को रीअसाइन करने चाहूँ कि a इज इक्वल टू 20, ठीक है, सॉरी 20, तो वो मुझे कह रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, वो मुझे एरर हो रहा है, क्योंकि कांस्टेंट में आप रीअसाइन नहीं कर सकते हो, आप एक ही दफा डिक्लेयर करोगे। तो यहाँ तक हमने वेरिएबल, लेट और कांस्टेंट के बारे में पढ़ लिया है। इसी तरह आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं। अगर हम प्लस माइनस आपने करना हो, आप प्लस माइनस भी कर सकते हो, आप बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। अब जो हमने नेक्स्ट चीज हमने आज पढ़नी है, देखनी है, वो डेटा टाइप्स है। डेटा टाइप्स में क्या होता है कि आपके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो आ जाते हैं उसमें नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, उसमें आपके पास ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, उसमें आपके पास बूलियन आ जाती है, उसमें आपके पास अनडिफाइंड आ जाती है और नल आ जाती है, ठीक है। नंबर्स तो आपको पता है 1 2 3 जो आपके पास नंबर होते हैं। ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं? ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं एक की वैल्यू पेयर
ठीक है, उसमें आपके पास कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज जिसको हम की वैल्यू पेयर के तौर पे ट्रीट करेंगे, जस्ट लाइक ए डिक्शनरी जिसमें आपके पास एक की होती है, कोई नेम होता है और उसके अगेंस्ट उसकी मीनिंग होता है, कोई वैल्यू होती है। बूलियन आपके पास ट्रू और फॉल्स होती है, आपकी लूप्स में चल जाती है, फेल स्टेटमेंट में चल जाती है। अनडिफाइंड और नल में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अनडिफाइंड एक ऐसा वेरिएबल है जिसको फिल वक्त आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, ठीक है। और अगर आप नल की बात करो तो नल में ये है कि आपने आपका जो वेरिएबल है फिलहाल एम्प्टी है, लेकिन आप इसमें कोई ना कोई वैल्यू बाद में डालोगे, तो आप इसको लेट नंबर इज इक्वल्स टू नल कर दोगे कि फ्यूचर में आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल दोगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये नल है। तो ये थी बात हमारी डेटा टाइप्स की। अब डेटा टाइप्स के बाद एक और चीज जो कॉन्सेप्ट है वो फंक्शंस का है, ठीक है। फंक्शंस प्रोग्रामिंग में आपने कोडिंग में बहुत जगह यूज किए होंगे। अब हम एक सिंपल सा फंक्शन अगर क्रिएट कर लेते हैं तो हम लिखते हैं, फंक्शन लिख रहे हैं माशाल्लाह से, फंक्शन, ठीक है, ए का कर लेते हैं और इसमें हम ब्रेसेस मत मिस कीजिएगा, यहाँ मैं कंसोल डॉट लॉग में करा दूंगी प्रिंट अपना हाय मांगो, ठीक है। सबको हम फिलहाल कमेंट आउट कर देते हैं। सेव करके मैं यहाँ पे ब्राउजर में वापस जाऊंगी और यहाँ पे मैं लिख दूंगी है, ठीक है, जो हमने फंक्शन बनाया तो मुझे हाई मार्क दे देगा। अब इसकी लॉजिक ये थी कि मैंने एक फंक्शन है बनाया है और कंसोल में कहा है कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो मुझे आपने कंसोल में मुझे ये दिखाना है हाई मार्क, ठीक है। तो ये आपकी फंक्शंस की बात हो गई। अब फंक्शंस के बाद आप ऑब्जेक्ट की बात करो कि की वैल्यू पेयर आप एक लेट सपोज बना लेते हो, लेट ए ले लो, ठीक है, और इसमें आप एक 10 असाइन कर देते हो एम को, सॉरी कोमा डालोगे और एन को आप डाल दोगे 11, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, इसको सेव कर दोगे, इसको सेमीकोलन पे ही लाना है, ठीक है। और अगर आप वापस ब्राउजर में जाओगे और यहाँ पे ए लिखोगे तो आपको बताएगा कि इसका की वैल्यू पेयर एक एम है, ठीक है, एक वेरिएबल उसके अंदर एम है और एन है, ठीक है, इसके अंदर 10 और 11 है। अगर आपने एम को एक्सेस करना है तो आप ए डॉट एम करोगे तो वो आपको 10 दे देगा, और इसी तरह अगर आप ए डॉट एन करोगे तो वो आपको 11 दे देगा। ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो की वैल्यू पेयर के तौर पे काम करते हैं कि आप उसको की दो और वो आपको वैल्यू दे देता है। अब इसके बाद अगर हमने फंक्शन के ऊपर बात की है और अब हम फंक्शन को ऑब्जेक्ट के अंदर बनाने के लिए हम यहाँ पे एक और डाल देते हैं फंक, ठीक है, और उसमें आपने फंक्शन वाला स्निपेट यूज कर लो। नेम उसको मैं फंक 1 दे देती हूँ और पैरामीटर में अंदर नंबर पास कर देती हूँ, और मैं इसको कहूंगी कि कंसोल डॉट लॉग नंबर प्रिंट करा, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि उसमें एक नंबर प्रिंट करा देगा जो यहाँ पे दिया जाएगा जब भी मैं इसको कॉल करूंगी। अब मैं वापस सेव करके अगर ब्राउजर पे जाऊंगी तो मैं ए कॉल करूंगी, ए में मुझे ये दे देगा। अब ए डॉट फंक कॉल करूंगी तो मुझे वो सॉरी ए डॉट फंक और इसके अंदर कोई भी नंबर हमें डाल के दूँ 45 तो वो मुझे 45 दे देगा। और इसको अगर आपने कंकैटिनेट करना है, किस तरह कंकैटिनेट करोगे, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कर ले तो बेहतर रहेगा। दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर, थोड़ा सा स्पेसेस डाल दें और यहाँ पे प्लस कर दें आपकी स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के लिए, ठीक है। अब अगर हम दोबारा से ये प्रोसेस रन करें तो ए डॉट फंक कर ऑफ जो भी नंबर मैं यहाँ पे दूंगी 10 ले लेते हैं तो कहेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर 10, ठीक है। मैंने आपको दोनों अलग अलग स्टेप्स में बता दिया, अगर आपको डायरेक्ट कॉल करना है नंबर में किस तरह होगा और स्ट्रिंग कंकैटिनेशन हो तो किस तरह होगी। तो ये थी बात हमारी ऑब्जेक्ट्स के अंदर अगर आपने फंक्शन बनाने हो, मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हो, यू कैन प्ले विद योर कोड एज मच एज यू लाइक, ठीक है। तो अब हमने बात करनी है कि जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स का काम क्या होता है कि अगर आपके पास अपना माउस है, ये कर्सर, अगर इसके ऊपर इस एलिमेंट एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट के ऊपर लेके जाओ तो वो आपको मतलब क्या होगा जब मैं माउस इस एलिमेंट के ऊपर लेके गई। इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेते हैं,
हमारी बॉडी कहाँ गई जी, ठीक है। इसको मैं बोल्ड भी कर सकती हूँ, हेडिंग वन बना लूँ, ज़्यादा बेहतर है, ताकि थ्रू आउट हम अब इसी को ही देखेंगे। ठीक है, दोबारा से इसको देखते हैं। हाँ, ठीक है। जब मैं इसको प्रेस करूँ तो ये मुझे कुछ दे कि यार यहाँ पे कुछ हुआ है, ये क्लिक हुआ है, क्लिक के बाद आगे बताया कि मुझे कहाँ प्रोसीड करना है। जैसे आपके फॉर्म्स का होता है कि नेक्स्ट करो या बैक करो या कैंसिल करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या देखना चाहती हूँ कि जैसे ही मेरा माउस इस हेडिंग पे क्लिक करे तो मुझे कोई एक इवेंट मिले, कोई एक ऐसा इवेंट फाइल हो या कोई अलर्ट आ जाए जो या कोई एक ऐसा फॉर्म आए जो मुझे आगे प्रोसीड करने को बताया, ये कैंसिल होगा तो क्या स्टेज होगा। तो उसके लिए ये हम एक इवेंट लिसनर का यूज करेंगे। ठीक है, हम यहीं पे वापस जाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट इवेंट लिसनर, ये देखें इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर आना चाहिए कि हम इवेंट लिसनर को ऐड करें। ठीक है, ऐड इवेंट लिसनर आ गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आपको चाहिए एक क्लिक इवेंट। अब यहाँ पे देखो कितने सारे इवेंट्स आ रहे हैं, बोल्ड का आ रहा है, एनिमेशन कैंसिल, बहुत सारे इवेंट बिल्ट इन आ रहे हैं, कैंसिल के हैं। तो हम क्लिक का इवेंट कहेंगे। ठीक है, और साथ ही उसको फंक्शन फंक्शन। ठीक है, अब उस फंक्शन के अंदर आप क्लिक करोगे। ठीक है, अब आप उसको कहोगे कि जैसे ही कंसोल डॉट लॉग कि जब भी कुछ भी क्लिक्ड होगा, मतलब क्लिक मैं उस पर लेके जाऊंगी तो आपने मुझे क्लिक शो करना है। ठीक है, और साथ ही कुछ ना कुछ मुझे आप एक अलर्ट शो कर दो। लेकिन पहले अलर्ट से पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, फंक्शन यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिए है, फंक्शन के बाद हमने ये नहीं लिखाना। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पे लेके जाऊँ और उसको करूँ तो वो मुझे क्लिक दे रहा है मेरे कंसोल पे। ठीक है, अब मैं वापस कोड में जाऊंगी और हमें अलर्ट डालना है। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रही हूँ ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। अलर्ट क्या देख कि जब भी क्लिक होगा तो आपने मुझे बताना है कि हेलो हेडिंग एच वन हमने कहना है क्लिक्ड या कुछ भी। ठीक है, आप इसको उसमें डाल दो, डबल कोट्स में, और अब हम देखते हैं कि ये हमें किस तरह शो करता है। ठीक है, क्लिक हो गया। अब उसने हमें एक पॉपअप दे दिया है कि हेलो एच वन क्लिक, या आप कुछ भी इसमें टेक्स्ट डाल सकते हो, कुछ भी दे सकते हो फॉर्म्स में, जिस तरह आपके पास ओके आता है, कैंसिल। तो भाई जाग रहे हो ना, जागते रहो। आप अपने फॉर्म में कुछ भी डाल सकते हो, सबमिट डाल सकते हो, मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो, और एक बहुत अच्छा आप एक सर्वे फॉर्म बना सकते हो, मतलब मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। अब हमने यहाँ अलर्ट देखा है, अगर मैं इस अलर्ट की जगह जहाँ पे आपको कंफर्म का बता देती थी। ठीक है, एक हम कर लेते हैं कि जिसका हमें कंफर्म होता है कि आप सर्टेन हो, आप श्योर हो कि आपने ये स्टेप करना है, आपने प्रोसीड करना है कि नहीं। तो उसके लिए हम एक कंफर्म कहते हैं, लेट्स कंफर्म, कंफर्म, और इसमें डाल देते हैं कि आर यू श्योर या आर यू सर्टेन, कुछ। ठीक है, और उसके बाद आपने कंसोल में कह देना है कंसोल डॉट लॉग, इसको प्रिंट करा दो। ठीक है, इसको सेव करेंगे, वापस अपने ब्राउजर में जाएंगे। ठीक है, मैंने इसको क्लिक किया, पहले मुझे क्लिक पे आया। ठीक है, नीचे उसने मुझे क्लिक बता दिया कि इवेंट कौन सा हुआ है, और फिर मुझे कह रहा है आर यू श्योर। अगर मैं ओके प्रेस करूंगी तो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। अब अगर मैं दोबारा से इस पे क्लिक करूंगी और मैं इस पे कैंसिल करूंगी तो मुझे वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमने देख लिया कि इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट लिस्नर आपने कैसे ऐड किया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद उसमें अलर्ट और कंफर्म का जो ऑप्शन होता है वो आप कैसे रखते हो। अब हम एरेज बनाने का तरीका देखेंगे कि आप एरेज अगर बनाना चाहते हो, कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ठीक है, तो आप उसमें किस तरह करोगे। अच्छा, मैं बार बार लेट इसलिए यूज करें बिकॉज हमने डिसाइड किया था शुरू में कि हम लेट यूज करेंगे। तो अगर हम मल्टीपल टाइम्स एक ही वेरिएबल यूज कर लेंगे, एक ही चीज को इनिशियलाइज कराएंगे, इंस्टेंशिएट करेंगे, तो वो हमें एरर दे दे। ठीक है, वरना
कोड में एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा, जो वेरिएबल जो है वो हमें नहीं देता। तो लेट हम कह देते हैं कि एरर इज इक्वल्स टू, तो उसमें कुछ भी डाल दो 1 2 3, ठीक है। ये आपका एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स है एरे में, ठीक है। आप इसमें नंबर्स डाल सकते हो, आप स्ट्रिंग्स डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। अपने एरे को आप आइटरेट करा सकते हो, आप रिवर्स कर सकते हो अपने एरे में, आप अपने एरे में मैप्स का काम कर सकते हो, डिफरेंट चीज़ें, आप डिफरेंट लॉजिक्स इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास लूप्स भी आ जाती हैं, फिर उसमें फॉर लूप आ जाती है, वाइल लूप आ जाती है, हर तरह में आप फॉर ईच लूप जो होती है, फॉर लूप सब आप इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। जब आप फॉर लूप्स की बात करें और फॉर ईच लूप की बात करें, तो उनमें डिफरेंस ये है कि एक आपके पास एरो फंक्शन हो गया और एक नॉर्मल फंक्शन हो गया। जब आप, मैं आपको बता देती हूँ, फॉर जब आप फॉर ईच लिखते हो ना, तो यहाँ पे ये आप एक एरो फंक्शन दे रहा है। इस एरो फंक्शन को हमने पहले नहीं देखा, हम नॉर्मल ऊपर फंक्शन बनाते आ रहे हैं, बट एरो फंक्शन से कोई डिस्कशन नहीं हुई। तो इसमें आप एक्सप्लेनेशन जो ढूंढोगे, अगर आपको थ्योरी चाहिए आप नेट से ढूंढ लो, बिकॉज हम थ्योरी पे नहीं यकीन रखते और मोस्टली हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये जो एरो फंक्शन है, इसको समझने के लिए कि ये कैसे नॉर्मल फंक्शन से डिफरेंट है, तो हम एक कोड चंक लिख लेते हैं कि हमने ऊपर एक फंक्शन बनाया है ऑलरेडी, उसी को हम रीयूज कर लेते हैं। ये चले आते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट भी यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट हमने क्या कहा था कि वो की वैल्यू पेयर है, डिक्शनरी के तौर पे है। अब मैं इसमें ये बाकी का कोड चंक इसको रोलेक्स, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पे नंबर की जगह दिस दे, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि दिस रेफर करेगा उस ऑब्जेक्ट को जहां से ये कॉल हो रहा है। तो और मैं करूंगी ऑब्जेक्ट डॉट फंक। अब मैं इसको अपने ब्राउजर पे देख लूंगी, दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस दिस ने उस ऑब्जेक्ट को रेफर किया है जिससे वो कॉल हो रहा है अपने स्कोप में। अगर अब मैं ये चीज एरो ऑपरेटर के थ्रू देखना चाहती हूँ तो मैं कैसे देखूंगी, ठीक है। फंक्शन नंबर, सिंपल सा काम है, बस ये है, ठीक है। अब इसमें वो क्या करेगा, जब मैं इसको करूंगी तो ये हमें ऑब्जेक्ट विंडो दे देगा। अब ये क्या है कि एरो फंक्शन का अपना दिस कोई नहीं होता, उसको अपने स्कोप में कुछ नहीं मिलता, वो ग्लोबली देखता है कि बाहर से कहीं से उसको दिस मिल जाए। तो ये डिफरेंस है उन दोनों में। लेकिन आप देख रहे हो कि ये कितना सिंप्लीफाइड, एरो फंक्शन कितना सिंप्लीफाइड हमें कोड दे रहा है। तो अगर आपको सिंप्लिसिटी चाहिए, लेस कोड चंक चाहिए, कंसाइज कोड चाहिए, तो उसके लिए आप एरो ऑपरेटर देख सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो यू कैन ऑलवेज लुक एट दी मैनुअल्स ऑनलाइन, या आप मुझे कमेंट में लिख दो, मैं मजीद उसको आपके लिए इजीली समझाने के लिए आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। अब जो है हम थोड़ा सा कॉल बैक्स को देख लेते हैं कि कॉल बैक्स में फंक्शंस इन्वोक होते हैं जब काम आपका कंप्लीट हो जाता है, तो हम उसको किस तरह करेंगे। तो हम इसी फंक्शन को जो हमने अभी किया है उसी को देखते हैं कि यहाँ पे लेट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, मैंने की वैल्यू पे के थ्रू भी आपको एक दफा दिखाती हूँ कि अगर आपने जैसे इस तरह करना है और उसके अंदर फंक्शन करना है तो तब भी मेरा फंक्शन ही चला गया, ओबीजे डॉट फंक ये कॉल हो जाएगा। ये क्या करता है, ठीक है। यहाँ पे दिस हमने डाल दिया। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपने अपने ये की वैल्यू पेयर्स के थ्रू, फंक्शन के थ्रू और दिस को देखना है, तो हम इसको यहाँ देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वो नंबर दिस जो है इज द रिक्वायर्ड नंबर, ये अनडिफाइंड दे रहा है, ठीक है। अनडिफाइंड को चेंज करने के लिए आप वो वाला काम करोगे, अपना एरो ऑपरेटर यूज कर लोगे। इस अनडिफाइंड वाले काम से बचने के लिए बेसिकली लोग एरो एरो फंक्शन यूज करते हैं, या एरो ऑपरेटर आप बोलो, एरो फंक्शन यूज करते हैं। तो अब मुझे जो चाहिए वो जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमें कॉल बैक लगाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगा लेंगे कॉल बैक का सेट टाइम आउट का कॉल बैक, सेट टाइम आउट, ठीक है। इसमें क्या है कि मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगी कि कॉन्ग्रेट्स। अभी मैं आपको इसका पर्पस समझाती हूँ कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। अब ये क्या होता है कि टाइम आउट में कि आपका बाकी का कोड चलता रहे, कि यहाँ पे आप एक स्क्रिप्ट में कोई ऐसी बात लिखो या ऐसा कोड चंक लिखो
को कि उससे आपका कोड इफेक्ट ना हो, ठीक है। उसके लिए आप टाइमर डालोगे कि यहाँ पे लेट्स सपोज 5 मिली सेकेंड में डाल देती हूँ, ठीक है, कि 5 मिली सेकेंड ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो, उसके बावजूद आपका कोड चलना चाहिए, उसका मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक और कंसोल दे दोगे, वो आपका जो मैसेज है ऊपर वाला, वो द स्क्रिप्ट इज रनिंग, ठीक है। ओके, अब मैं बताती दोबारा से कि यहाँ पे आपने टाइम आउट का कॉल बैक लगाया है, उसमें आपने एक मैसेज पास किया कॉन्ग्रेट्स का, वो डिपेंडेंट है अगले मैसेज पे या नहीं, उसका इशू नहीं, क्योंकि एसिंक्रोनस वर्किंग हो रही है, एसिंक्रोनस आर्किटेक्चर पर जावास्क्रिप्ट चलती है, तो आपने उसको 5 मिली सेकेंड का टाइम आउट दे दिया है कि ये जो नीचे वाला मैसेज है उसके 5 सेकेंड बाद आप ये मैसेज दो, ठीक है। फायदा अब इसका ये होता है कि आपके कोड में कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज ना आए, कोई ब्लॉकिंग ना हो और आपका कोड स्मूथली रन करता रहे, ठीक है। इसके लिए आप ये टाइम आउट लगा दो, आप ज्यादातर आपको टाइम आउट चाहिए कि ये बाद में डिस्प्ले हो, उसके लिए आप लगा सकते हो, ठीक है। अब इसको हमने दोबारा सेव करके ब्राउजर में देख लेते हैं। तो स्क्रिप्ट इज रनिंग, उसने ये मैसेज दे दिया, 5 मिली सेकेंड के बाद वो हमें कह देगा कॉन्ग्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी कॉल बैक में टाइम आउट की हमने बात कर लिया। टाइम आउट के बाद आपने जो एक चीज देखनी है वो है प्रोमिसेस। प्रोमिसेस में क्या होता है कि कोई काम जो आप करने लगे हो जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो मैं एक फंक्शन कॉल करूंगी, ठीक है। तो वो प्रॉमिस जो है वो आइदर रिजॉल्व करेगा या रिजेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका भी इतना ही है, हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्रोमिसेस किस तरह यूज होने हैं, कॉल बैक्स कितने मल्टीपल टाइम्स हम यूज करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉल बैक्स यूज करेंगे। और अगर आपको टाइम आउट को मजीद समझना है तो इस तरह देखना है कि अगर आप फूड रेस्टोरेंट में गए हो और 3 लोग हैं, द वेटर इज हियर, और एक बंदे से उसने पूछा है, उसका मेन्यू डिसाइड नहीं हुआ, उसने उसको कहा ठीक है, नेक्स्ट बंदे के पास गया, उसके पास नहीं है, तो वो थर्ड के पास जाएगा। जैसे ही वो थर्ड बंदे के पास जाने लगा है तो सेकंड बंदे ने अपना मेन्यू अपना ऑर्डर तैयार कर लिया है, तो वो वेटर उसके पास चला जाएगा उसके मैसेज लेने के लिए। तो दिस इज हाउ द टाइम आउट फंक्शन जो कॉल बैक जो है वो आपके पास काम करेगा। एक और चीज जो हमने देखनी है वो ये है कि जावास्क्रिप्ट जो है उसमें अगर आप यूज स्ट्रिक्ट क्लिक दो, ठीक है, यूज स्ट्रिक्ट, और यहाँ पे आप कर दो कि d इज इक्वल्स टू 98, ठीक है। d इज इक्वल्स टू 98 करोगे तो वो देखो एरर दे देगा, d इज नॉट डिफाइंड। अगर आप इसको यूज स्ट्रिक्ट नहीं करोगे और आप इसको सिंपल 98 लिख दोगे तो वो हमें कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। हमारा कोड बाकी का बाकी चल रहा है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जितनी भी जावास्क्रिप्ट यूज करो वो यूज स्ट्रिक्ट करके यूज करो, ताकि आपको पता हो कि आपके एरर्स कहाँ पे आ रहे हैं, कोई आप लूप होल में ना फंस जाओ कि जो एरर आपसे आइडेंटिफाई ही ना हो पाए। तो आज की वीडियो में हमने सारी वेरिएबल की असाइनमेंट, उसकी प्रिंटिंग, डेटा टाइप्स, वेरिएबल की टाइप्स, फंक्शंस, इवेंट, कॉल बैक्स, और कॉल बैक से मजीद हमने टाइम आउट की, टाइम आउट इंटरवल की, सेट टाइम आउट की, और प्रोमिसेस के बारे में देखा। प्रोमिसेस हम आगे भी जाके देखेंगे, उसका थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना था कि वो क्या है, किस तरह है, और उसके साथ साथ हमने यूज स्ट्रिक्ट मोड भी देखा है जावास्क्रिप्ट का कि वो क्यों यूजफुल है। ये सारा कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, मैं आपका कंफ्यूजन एड्रेस करने की कोशिश करूंगी। आगे जाके अगली वीडियो में हम थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स की तरफ पढ़ेंगे। ये तो इट्स जस्ट अभी तक जितना भी हुआ है वो इंट्रोडक्टरी वीडियोस थी कि आप जावास्क्रिप्ट से फेमिलियर हो जाए, रिएक्ट की एक्सटेंशंस जो आपको विजुअल स्टूडियो में चाहिए, एक स्मॉल रिएक्ट ऐप आपने कैसे बिल्ड करनी है उसके लिए था। अब इस स्टेज पे आके आपको थोड़ा बहुत नो हो जाएगी कि आपने आगे जाने के लिए आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, और थोड़े से आपके जो कॉन्सेप्ट जिन्होंने ऑलरेडी सब कुछ पता है उनके कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो गए होंगे, जिनको नहीं पता होगा आई होप कि उनको थोड़ी बहुत क्लैरिटी हुई होगी कि आपने वेरिएबल किस तरह यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट किस तरह यूज़ करना है, फंक्शंस कैसे यूज़ करते हो, वेरिएबल की टाइप्स कैसे यूज़ करनी है। और इसी के साथ मेरे रुखसत होने का टाइम हो गया है। आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे और मजीद न्यू कंसेप्ट करेंगे।